Hello and namaste. Do you know that viruses are naturally living at can control the fate of entire ecosystem? I believe understanding them can help us prevent deadly disease, harmful their potential advantages. मेरा नाम है शालिनी राव. मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ. आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें. साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक. हमारा माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है, जिसमें आज हम 4 पार्ट पर पहुंचे हैं. माइक्रोबायोलॉजी यानी कि इसमें हम स्टडी करेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें क्या करते हैं, डिसीज कॉजेस करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रियॉन्स है, वायरॉइड है. तो इन सब के बारे में हम सिस्टमेटिक पढ़ने वाले हैं. तो हमने वायरस को की हिस्ट्री को काफी देख लिया है कि किसने फर्स्ट टाइम कॉइन किया या फिर किसने डिस्कवर किया. इसी तरह हमने कि आपका जो वायरस है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, तो क्या लिंक है, क्या उसके कॉमन आपके फीचर्स है, वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे. और आपका डिवाइड जो वायरस है डिवाइड टू द आपका न्यूक्लिक एसिड के बेस पे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड था. आपका क्या था, डीऑक्सी राइबो वायरस और आपका रियो वायरस. तो आपका ये सारे के सारे आपके क्या है, आपका न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस. अगर डीएनए प्रेजेंट है तो वो डीऑक्सी रिबो वायरस है, और अगर आरएनए प्रेजेंट है तो रिबो वायरस है. तो इसके बेस पे भी हमने प्लांट में, एनिमल्स में, और ये कहाँ से आपका सिंगल स्टैंडर्ड जो होते हैं डीऑक्सी जो डीएनए वायरस होते हैं, उनमें आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है रेयर केस में मिलता है, जबकि डबल स्टैंडर्ड वो कॉमन फेस में. इसका जस्ट उल्टा आपके किस में आ जाता है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड में. जहां पर आपका रिबो वायरस है वहां पर क्या है कि डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए है वो रेयर केस में मिलता है, जबकि कॉमन आपका सिंगल स्टैंडर्ड क्या मिलता है, आरएनए वाला. तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम क्या देख रहे हैं इस पार्ट में, आपने बैक्टीरियोफेज को भी देखा कि किस तरह बैक्टीरियोफेज आपका ऑड टी फेस और इवन टी फेस, ये सारे के सारे आपको देखिए. इसकी डिटेल देखने के लिए लास्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सिस्टमैटिक आप देखेंगे तो आपको अच्छे से आप एनालाइज करेंगे तो आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा. अब हम देखेंगे अपना आज का पार्ट. आज हम इसमें टबैको म्यूजिक पढ़ाने वाले हैं, टीएमवी. अब इसका देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको डिस्कवर किसने किया, और इसमें कैप्सिड जो होते हैं, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया फेज में हमने देखा कि किस तरह जो कैप्सिड क्या है, आपका यूनिट ऑफ कैप्सोमेयर्स. ये कैप्सिड क्या है, प्रोटीन जो शीट है उसी का क्या है, प्रोटीन शीट है, उसको इसकी यूनिट क्या है, कैप्सोमेयर्स है. तो कितने नंबर होते हैं, बैक्टीरिया T2 बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर हमने देखा उसमें 2000 तक होते हैं, और जो टीएमवी में है इसमें 2130. ये आपको फिक्स याद रखना है, क्योंकि टीएमवी में फिक्स होता है. आपको एमसीक्यू में इस तरह क्वेश्चन देके पूछेंगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर याद रहेगा, तभी आपका क्वेश्चन वहां पर राइट होने वाला है. तो आपका टबैको मोज़ेक वायरस, इसको टीएमवी भी बोलते हैं. ये क्या है, आरएनए वायरस है. कैसा है, आरएनए वायरस है. इसमें जो न्यूक्लिक, क्यों आरएनए वायरस है, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए मिलता है. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है. फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, इसे फर्स्ट डिस्कवर किया था इवानोवस्की साइंटिस्ट ने, जो कि आपके 1892 में. फिर इसके बाद आपका टीएमवी का स्टैनले ने क्या किया है, 1935 में स्टैनले साइंटिस्ट ने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टीएमवी वायरस का किया. और इस काम के लिए इनका क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए इनको क्या हुआ था, नोबेल प्राइज भी दिया गया. कहाँ, 1946 में. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, आपसे क्वेश्चन बनता है. अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारा जो टीएमवी है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. मोस्टली ये रॉड शेप होता है और सिंगल क्या है, आपका सिंगल स्टैंड डीएनए है. तो न्यूक्लिक एसिड इसमें क्या प्रेजेंट है, सिंगल स्टैंड आपका आरएनए. और जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है 100%, तो इसमें 5% जो है वो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करता है, और अनदर जो 94% है वो कौन करता है, कैप्सिड करता है. कैप्सिड क्या है, आपका यूनिट ऑफ कैप्सोमियर. ये आपकी एक प्रोटीन शीट रहती है. तो इसमें कितने होते हैं आपके 2130. ये कैप्सोमियर आपको याद रखना है, इनकी क्वांटिटी की. ये आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में बनता है, तो आपको ये याद रखना है. कैप्सोमियर ये 94% पार्ट बनाते हैं किसका, टीएमवी का, और 5% न्यूक्लिक एसिड बनाता है. अब 1 कैप्सोमियर्स में कितने होते हैं, 158 अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, जबकि आपके 2130 कैप्सोमियर्स में 138 क्या होते हैं, आपके
टर्न होते हैं। जैसे आपका डीएनए जो इसका स्ट्रक्चर देखा था ट्विस्ट होता है, वैसे ही क्या इसे 130 टर्न होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनता है तो आपको अच्छे से याद रखना है। 158 अमाइनो एसिड होते हैं 1 कैप्सोमियर में, और जो 2130 कैप्सोमियर्स हैं वो कितना 138 टर्न लेते हैं। समझ लगा। इसकी जो ब्रीथ होती है वो आपकी 80 नैनोमीटर या फिर 80 नैनोमीटर से आपका 180 एंगस्ट्रॉम तक होती है। उसी तरह आपकी जो हाइट रहेगी वो कितने रहेगी 300 नैनोमीटर से आपको 3000 एंगस्ट्रॉम में इसको मेजर करते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया। अब देखते हैं कि टीएमवी के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो टीएमवी के सिम्टम्स से जो डिसीज होती है कौन सी होती है, टबैको मोजेक डिसीज होती है। क्या होती है, टबैको मोजेक डिसीज होती है, जिसमें कि आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दो आपके सिम्टम्स होते हैं। प्राइमरी सिम्टम्स क्या है, सेकेंडरी सिम्टम्स देखिए हम देखते हैं कि प्राइमरी सिम्टम्स में क्या है, लोकल लीजन होता है। यानी कि क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लीफ का ही देख लेते हैं ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसे डॉटेड डॉटेड बनने लगते हैं, ये लोकल क्या है लीफ। अब लेसेंस और फिर दूसरा सिम्टम्स क्या होता है, वेन क्लियरली, यानी कि जो आपकी लीफ की जो वेन है वो क्लियरली क्या हो जाएगी, एलोइश दिखने लगेगी आपको। ठीक है, वेन इज क्लियरिंग यानी कि येलो येलो होके होने लगता है। तो ये आपके प्राइमरी सिम्टम्स है किसके, आपके टीएमवी के। सेकेंडरी सिम्टम्स में क्या है, नैरोसिक डेथ क्या हो जाती है कि जो भी अगेंस्ट आया इस डिसीज की उसकी नैरोसिक कैजुअली डेथ हो जाती है, और आपका मोचिंग डेथ भी होती है, और आपका डाउनवर्ड आपके जो लीफ है वो कर्ल होने लगती है। क्या होने लगती है, कर्ल। तो यहाँ पर हमने देखा टीएमवी का स्ट्रक्चर, टीएमवी को किसने डिस्कवर किया, किस साइंटिस्ट ने उसे क्रिस्टलाइज किया, एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स दो हैं आपके टीएमवी के, प्राइमरी सिम्टम्स है, सेकेंडरी सिम्टम्स। प्राइमरी में सिंपल आपका लोकल लीजन दिखता है, और दूसरे फीचर्स क्या दिखते हैं कि आपके जो भी वेन्स होती है वो क्या होती है, मिड्री पूरी क्लियरली हो जाती है, यानी कि येलोइश कलर होने लगता है। और आपका जो सेकेंडरी सिम्टम्स में है कि उसमें आपका जो भी अगेंस्ट हुआ है सेल आपका वो क्या होगा, आपका डेथ हो जाती है, या फिर उसमें क्या होता है, डाउनवर्ड कर्ल सरफेस होने लगता है। अब देखेंगे हम वायरस, वायरॉइड, ये सब इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। वायरस क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है, इसमें डीएनए या आरएनए कोई एक जेनेटिक मटेरियल होता है। आपका डीएनए होगा तो क्या हो जाएगा, आपका डीऑक्सी राइबो वायरस हो जाएगा, और अगर आरएनए है तो आपका रिबो वायरस हो जाएगा। प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। कैन कॉसेज डिसीज प्लांट एज वेल एज एनिमल, यानी कि दोनों में ही ये क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। अब दूसरा आता है आपका वायरॉइड। वायरॉइड क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसमें क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी कि इसमें क्या होता है 350 न्यूक्लियोटाइड्स ही आपको देखने को मिलेंगे। किसने डिस्कवरी किया था, ओपी डार्नियर। ओपी डार्नियर साइंटिस्ट है, उन्होंने 1971 में किसका, वायरॉइड का डिस्कवरी किया था। किस पे किया था, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज। ये क्या करता है, पोटैटो ट्यूमर स्पिंडल डिसीज करता है। अब इसका कॉजिंग एजेंट कौन है, पीटीएसपी, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो आपको ये बहुत याद रखना है अच्छे से। कॉजिंग एजेंट कौन है, इसका कॉजिंग एजेंट है पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल वायरस। किसी किसी बुक में पोटैटो स्पिंडल वायरस भी लिखा है, क्यों, और पोटैटो क्या है, ट्यूबर से ही कॉज करता है, बट ट्यूबर नहीं लिखा हुआ है, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर पोटैटो आपका स्पिंडल वायरस होगा तो भी सही है, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल वायरस है तो भी राइट है। कुछ बुक अब मेंशन करते हैं ट्यूबर और कुछ बुक में मेंशन नहीं है, क्योंकि हमने मोस्टली देखा है पोटैटो में जो भी ग्रोथ होती है वो किससे होती है, आपकी ट्यूबर फॉर्म में ही होती है। तो इन्फेक्शन भी आपका जो होगा वो ट्यूबर में ही जाके होगा, तभी बैक्टीरिया सेल आके क्या करेगी, उसे एनालाइज करेगी या फिर उसे पेनिट्रेट करेगी। तो ये बुक में मेंशन है भी और नहीं भी, तो आपकी बुक में नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ना है। और जिस तरह का आपका क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है पीटीएसडी, इसका फुल फॉर्म लिखिए, या फिर पीएसटी का फुल फॉर्म, तो आप लिख दोगे पोटैटो स्पिंडल डिसीज। और कौन है कॉजिंग एजेंट, आपको पोटैटो स्पिंडल वायरस। और अगर आपका ट्यूबर ऐड होता है तो आपके क्वेश्चन में पीटीएसडी हो जाएगा, और वायरस के नाम पूछे जाएगा तो पीटीएसवी हो जाएगा। समझ गए, तो इतना आपको क्या करना है, कॉमन सेंस के साथ इस पॉइंट को याद रखना है
कि जहां पर आपके क्वेश्चन में अगर ट्यूमर लगा है तो आपको लगाना है, और अदरवाइज आपके क्वेश्चन में नहीं लगा है आपको मेंशन नहीं करना है। जिस तरह की हमने इसको स्टार्ट किया था तो वहां पर आपका वायरस की डिस्कवरी लिखा हुआ है कि पुरानी बुक है जो एनसीईआरटी, उसमें लिखा हुआ है कि लुई पास्चर ने किया, और न्यू में क्या लिखा हुआ है, न्यू में आपका जो साइंटिस्ट है अदर साइंटिस्ट का नाम दिया। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपका करंटली बुक में लिखा है आपको वही लिखना है। लुई पास्चर, जिनके पास पुरानी बुक्स होंगी और गूगल पे करो तो बेंजामिन दिखा रहे हैं, ऐसा है। तो गूगल पे जो दिखा रहे हैं वही आपकी न्यू एनसीईआरटी में भी मेंशन है, जबकि आपकी पुरानी एनसीईआरटी में लुई पास्चर है। तो आपको ये कुछ चीजें जो है वो करंट टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अटेम्प्ट करनी है। तो आपके क्वेश्चन में अगर क्या लिखा हुआ है, पोटैटो ट्यूमर डिसीज लिखा है, ये पोटैटो स्पिंडल डिसीज लिखा है, तो आपको उसी तरह आंसर देना है। अगर ट्यूमर लिखा है तो आप वहां पर पोटैटो ट्यूमर टबैको स्पिंडल वायरस करोगे, और अगर नहीं दिया है तो आप सिंपल आप पोटैटो स्पिंडल वायरस कर दोगे। समझ लगा। अब इसकी अदर्स देखो कौन सी डिसीज होती है, क्राइसेंथेमियम शूट ऑफ डिसीज, ये भी होता है, इसे सीएसटी बोलते हैं। ये कॉजिंग वायरड दो होती है, एक तो होती है आपकी पीटीएसटी और एक होती है सीएसटी। समझ लगा। अब आपका जो नो प्रोटीन कॉर्ड, इसमें प्रोटीन कॉर्ड नहीं होता है, कॉजेज डिसीज ओनली प्लांट, या एक तरह से ये क्या होता है, प्लांट वायरस होता है। अब हम देखेंगे प्रियॉन्स। प्रियॉन्स भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, मगर इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी तरीके का जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलता है, यानी कि ये इसका थोड़ा सा पार्ट ही इन्फेक्शन के लिए काफी होता है। तो नो जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर किसने किया है, प्रिशनर ने किया है, प्रिशनर साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर। एबनॉर्मली इसमें क्या होता है, प्रोटीन कोडेड नहीं होता है, बल्कि एबनॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, या फिर इसी को हम इन्फेक्टिव प्रोटीन भी बोलते हैं। कैन कॉजेज सीरियसली इन एनिमल, तो इसे एनिमल वायरस बोलते हैं। समझ लगा कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का न्यूक्लिक एसिड नहीं है और कोई भी प्रोटीन कोड नहीं है, केवल क्या है, इन्फेक्सिव प्रोटीन, उसी से ये इन्फेक्ट कर देता है मतलब होस्ट को। फिर आपका आता है वेरियंस। वेरियंस क्या है, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन वायरल, मतलब वायरस ना हो कि वायरस का छोटा सा वायरल पार्टिकल, वही क्या करेगा, इन्फेक्शन कर देगा। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सॉरी आरएनए है, प्रोटीन इसमें भी नहीं मिलता है, और सेल्फ रेप्लिकेशन, होस्ट के अंदर ये पहुंच जाता है और रेप्लिकेशन से इन्फेक्ट हो जाता है होस्ट। समझ गए कि इसमें अपना कुछ भी नहीं है, मगर हाँ अगर इसे लिविंग सेल मिल गई तो लिविंग सेल को ये हार्म जरूर पहुंचाएगा। उसी तरह दूसरा है वीरोसाइट्स। वीरोसाइट भी आपका क्या है, स्मॉल इन्फेक्शन पार्टिकल, वायरल पार्टिकल है। तो ये भी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आपका आरएनए होते हैं और नो प्रोटीन होता है। और बट इसमें क्या खास बात होती है, इसमें वायरन से डिफर होती है। वायरन क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट हो जाता है, मगर इसे एक हेल्पर चाहिए, यानी कि लिविंग सेल के अंदर पहुंच तो गया, मगर जब तक इसे आपका हेल्पिंग एजेंट नहीं मिलेगा तब तक ये डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा। तो ये आपका वीरोसाइड में ये आपकी फीचर्स है, क्या है कि ये लिविंग सेल में पहुंच जाएगा मगर ये इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसे इन्फेक्शन करने के लिए हेल्पर की जरूरत होती है। जब तक वो हेल्पर नहीं मिलेगा, जैसे कि अभी हमने लाइटिक और लाइसोजेनिक में देखा था, लाइटिक साइकिल में क्या देखा था, लाइटिक साइकिल में हमने देखा था कि कोई भी आपका बैक्टीरिया या वायरस सेल में एंटर करता है इकोलाई में, तो वहां पर बैक्टीरियल जीनोम और आपका वायरल जीनोम डिफरेंशिएटेड रहते हैं, अपने अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं, क्योंकि उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन होता है। ये लाइटिक साइकिल हो गया। इसका कैसे बताया था हमने, नौकर और मालिक का जैसे रिलेशनशिप होता है, नौकर अपना काम करेगा, मालिक अपना ऑर्डर करेगा बस। और वही आपका लाइसोजेनिक में क्या है, लाइसोजेनिक में गेस्ट और होस्ट, यानी कि आप किसी के घर गेस्ट बन के गए हो तो वहां पर आपको अगर प्यास भी लगा है तो भी आप अपना ग्लास उठा के पानी नहीं पी सकते। क्यों, क्योंकि आप उसके घर में गेस्ट हो। तो होस्ट और गेस्ट की भूमिका होती है। और उसमें क्या होता है, आपका जो जीनोमिक वायरल जीनोम होता है वो बैक्टीरियल जीनोम से कुछ पार्ट क्या होता है, अटैच हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं। ये याद है ना। तो उसी तरीके का वीरोसाइट जो है वो उसी तरीका करता है कि इन्फेक्शन तो करता है मगर इसको हेल्पर की जरूरत पड़ती है। जब तक इसे हेल्पर नहीं मिलता ये इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद देखो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंक्यूबेशन पीरियड, और एक होता है विंडो पीरियड।
अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा हुआ कि जैसे हमें इन्फेक्शन हुआ, हमारे अंदर गए आपके फीवर के बैक्टीरिया या वायरस, मगर हमें फीवर के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, और जिस दिन सिम्टम्स आ जाएंगे उस दिन हमारा क्या हो जाएगा, ये इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि हमारे अंदर वायरस एंटर कर चुका, मगर जब तक वो हमारे किसको, WBC को या फिर हमारे इम्यून सिस्टम को डिफेक्ट नहीं करेगा, तब तक हमें सिम्टम नहीं आएंगे, और ये टाइम ड्यूरेशन ही आपका इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब दूसरा आया विंडो पीरियड। विंडो पीरियड में क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ, आपको लग रहा है आपको फीवर है, बट आप एक दिन मेडिकल स्टोर से दवा लेते हो, दूसरे दिन भी लेते हो, फिर तीसरे दिन जब फीवर नहीं जा रहा तब आप कहाँ जाते हो, तब आप जाते हैं हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, कहीं भी, वहां डॉक्टर आपको चेकअप करता है और डॉक्टर आपको बोलता है शायद ये डेंगू है, मलेरिया है, आप ब्लड टेस्ट कराइए। तो जब आप डॉक्टर के पास पहुंचे और जब तक आपकी रिपोर्ट आई, आपने आज कराया ब्लड टेस्ट और आपकी रिपोर्ट आज ही आ रही है या फिर एक दिन बाद आ रही है, तो जिस दिन से आपको फील हुआ और जिस दिन तक आपका रिजल्ट आएगा वो है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड में यानी कि आपको टेस्ट रिपोर्ट दिखेगी। विंडो का मतलब क्या होता है, विंडो, अपने घरों में भी विंडो होती है, तो विंडो से क्या देखते हैं हम, बाहर किसी का भी बहुत अच्छा कुछ बाहर देखते हैं, मतलब कनेक्शन होता है आपका बाहर के इन्वायरमेंट से। तो वही बात है कि जब आपको सिम्टम भी आ रहे हैं बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप पैथोलॉजी जाते हो, पहले तो डिस्पेंसरी जाते हो, डॉक्टर आपको क्या एग्जामिन करता है, इसके बाद सजेस्ट करता है कि आप ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट कराने के बाद पैथोलॉजी से जब आपकी लेबोरेटरी से आ रही है रिपोर्ट कि आपको ये है, तब आप वहां पर क्या कर रहे हो, वो प्रिकॉशन ले रहे हो, आप आगे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये विंडो पीरियड आपको समझ आया, इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन और आपका क्वेश्चन गलत। इंक्यूबेशन पीरियड में यानी कि हमारे अंदर वायरस जा चुका है, मगर जब तक सिम्टम नहीं आएंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे को कोई डिसीज हुआ है। जैसे कि हमने इसका और भी एग्जांपल इम्यूनोलॉजी जब पढ़ाया था, याद है, तब मैंने आपको एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी दिन बहुत लंबा ड्राइव करके जाते हो, फिर इसके बाद जब आते हो या फिर बहुत ज्यादा आप स्टडी कर रहे हो, मगर कभी कभी क्या होता है कि आप सिंपल स्कूल गए, क्लास गए और उसके बाद आते हो तो आपको पूरा जो शरीर होता है वो दर्द कर रहा होता है और आपको ये लगता है कि जैसे आप फीवर के अगेंस्ट हो, मगर उस समय क्या था कि वो आपका ये सब क्या था, एलर्जी पार्टिकल्स थे। एलर्जी पार्टिकल आपकी क्या, एयर हो सकती है, किसी को परफ्यूम से भी होती है। तो ऐसा, तो क्या होता है आपका जो आपके शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, जो भी आपके जो वो सेल्स क्या करती है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर को हाई कर देती है। आपको लगता है फीवर है, बट आप क्या करते हो, आते हो, खाना वाना खाते हो और आराम से एक बेटर सो लेते हो, बेटर नींद ले लेते हो, सुबह उठते हो तो आपको बिल्कुल फ्रेश फील होता है। आपको ये नहीं लगता है कि आपको लास्ट नाइट में फीवर लग रहा था। इसीलिए क्योंकि जब हमारे एलर्जी टाइप की कुछ होती है तो हमारे शरीर में जो भी आपके इम्यून सिस्टम है वो क्या करते हैं कि उनमें कुछ जो सेल्स होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देती है ताकि जो भी वायरस है वो वहां किल हो जाए। किल हो गया और सुबह हम एकदम से फ्रेश फील हो रहे हैं, ऐसा। तो ये है, तो ऐसा ही आपका क्या है, वीरोसाइट क्या है कि मतलब जब तक पहुंच गया है मगर जब तक उस पर कोई इफेक्शन नहीं होगा, जब तक उसे हेल्प नहीं मिलेगा। तो समझ में आया यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड और आपका कौन सा, आपका विंडो पीरियड। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये कैसे काम करते हैं, ये देखते हैं। ये हमारा क्या क्रोमोसोम नंबर 20 है। तो क्रोमोसोम नंबर 20, इसमें आपका जीन प्रेजेंट है। अब ये जीन क्या है, ये एक तरह से प्रोटीन प्रिपेयर्ड नॉर्मल सेलुलर जीन। अब इसमें म्यूटेशन होता है तो ये जो प्रोटीन सेलुलर जीन है नॉर्मली वो क्या हो जाता है, प्रेप एससी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर सी था, ये प्रेप सी था, यहाँ पर प्रेप एससी हो जाता है। ये क्या है, प्रियॉन्स है। अब म्यूटेशन से आया ना ये प्रियॉन्स। अब ये जो एससी है इसका फुल फॉर्म क्या है, स्कैरपिक सीप। ये क्या है, फर्स्ट वेरिएंट डिसीज है। फर्स्ट वेरिएंट प्रियॉन्स डिजीज को आपका डिस्कवर किया गया था, ये फर्स्ट प्रियॉन्स डिसीज है। तो अब क्या होता है कि हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम होता है, अभी हमने पढ़ाया था नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम हमारा न्यूरॉन्स एंड न्यूरोजेंस सेल्स पर काम करता है। न्यूरॉन्स क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। वहीं आपके न्यूरोजेंस सेल्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। हमने सारा डिटेल आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाया है।
पहला होता है एस्ट्रियोसाइट्स। एस्ट्रियोसाइट जो होती है वो बीबीबी यानी कि ट्रिपल बी यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर सेल्स होती है, कि हमारा ब्लड किसी भी तरह ब्रेन में नहीं जाना चाहिए, तो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर सेल्स होती है। फिर आपका म्यूकोजीजियस सेल्स। अब ये माइक्रोजीजियस सेल्स क्या करती है, ये फेगोसाइटोसिस है, यानी कि कुछ भी आता है फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, उसे डाइजेस्ट करना। फिर आपका इन्फेंटिक सेल्स और आपका ऑलिगोडेंड्रिक साइट, ये साइट सेल्स कहाँ मिलती है, आपके न्यूरेंजियल सेल्स में मिलती है। न्यूरॉन तो आपका सिंपल है। तो अब जब कोई आपका क्रोमोसोम नंबर 20 क्या हो रहा है, नॉर्मली आपका इसमें प्रोटीन पाया जा रहा है, जो जीन है उसमें प्रोटीन क्या है आपका PRPC। अब इसे म्यूटेशन होता है, ये जो PRPC है वो PRPSC में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये SC है यही आपका क्या है, प्रियॉन्स डिसीज के लिए वेक्टर है। तो आपका SC क्या है, स्कॉर्पियन सीप बोलते हैं इसे, क्योंकि फर्स्ट वेरिएंट जो डिसीज है वो डिस्कवर सीप में की गई थी, तो इसलिए इसे फर्स्ट वेरिएंट डिसीज बोलते हैं। अब ये देखिए हमारे जीन में आ गया, यहाँ म्यूटेशन हुआ, प्रियॉन्स आ गया। तो अब ये प्रियॉन्स आ गया तो अब ये क्या करेगा कि हमारे क्रोमोसोम्स, वही क्रोमोसोम नंबर 20 में, अब यहाँ तो ये बन गया, वेक्टर हो गया। अब ये क्या हो गया, नॉर्मली जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 20 है, नॉर्मली जीन में क्या ट्रांसफर हो गया आपका, PRPC, ये हो गया। अब इसे म्यूटेशन होता है तो नो नॉर्मल अब ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनाएगी, ऐसी प्रोटीन नहीं बनाएगी जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, यूजफुल हो। अब ये नो हेलिकल सेल। अब हेलिकल प्रोटीन क्या है, ये हमारा एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने देखा था कि आपका न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है, देखा था ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि अल्फा हेलिक्स प्रोटीन बन रही होती है हमारे जो भी न्यूरॉन्स है। तो ये प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, न्यूरॉन की प्लाज्मा में। और इसका क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की स्टेबिलिटी को और ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो सेल्स आते हैं उसको क्या होता है, नर्व सेल क्या करते हैं आपका ट्रांसमिट करते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह का यहाँ पर प्रोटीन बनता है। मगर जब जीन में म्यूटेशन हो गया, PRPSC आ गया, तो ये PRPSC क्या करेगा, यहाँ पे PRPC बनाएगा। अब ये जो म्यूटेशन हुआ तो अब ये जो जीन था, जो सिंपल प्रोटीन था, अब ये सिंपल प्रोटीन बनाएगा नहीं, अल्फा हेलिक्स जो थी वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, नो नॉर्मल प्रोटीन। अब इसमें क्या है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन नहीं है, तो ये फॉर्मेट करेगा स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो चुका है, चेंज हो चुका, तो ये करेगा बीपीटेड प्रोटीन। बीपीटेड प्रोटीन क्या है, एक न्यू तरह की प्रोटीन है, जिसे कि हमारे न्यूरॉन सेल में प्रेजेंट जो फेगोसाइटोटिक सेल है वो बोलती है भाई ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि पहले अल्फा हेलिक्स प्रोटीन था, उससे हमें क्या मिल रहा था, ट्रांसपोर्ट और आपका स्टेबिलिटी में हेल्प मिल रही थी। मगर ये दूसरी तरीके का प्रोटीन मिला, हमें उसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो हमारी फेगोसाइटोसिस सेल है जो आपके नर्वस सिस्टम में दो तरीके, एक तो न्यूरॉन है और एक आपकी क्या न्यूरोजेंजर सेल। अब वो सेल के अकॉर्डिंग फेगोसाइटोसिस सेल क्या करेगी, न्यू दिस प्रोटीन कैन नॉट फिक्स दी, अब ये मेम्ब्रेन, अब ये वो नहीं है अल्फा हेलिक्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन के पास ज्वाइन होके अपना स्टेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे, ये तो दूसरा चीज है। तो ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ देगा और ये कहाँ आ जाएगा, सेल बॉडी में आ जाएगा। जब ये प्रोटीन सेल बॉडी में आ जाएगा, डिपॉजिट होने लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा एमाइटेड प्रोटीन। क्या बोलेंगे, बीटा एमाइटेड प्रोटीन बोलेंगे। ये प्रोटीन जो है क्या करेगा, माइक्रोमेरेंजियल सेल्स जो होंगी वो ये सोचेंगे ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन नहीं है, तो वो इसे क्या करेंगी, माइक्रोमेरेंजियल सेल्स स्टार्ट फेगोसाइटोसिस दिस बीटा पीटेड प्रोटीन। ये बीटा पीटेड जो प्रोटीन है उसको फेगोसाइटोटिक सेल क्या करेंगी, डाइजेस्ट करना चालू कर देंगी। न्यूरॉन्स विच है बीटा पीटेड, अब इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट था हेल्प वहां क्या हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा आपका एबनॉर्मली फोल्डेड, क्योंकि उसकी जगह खाली हो जाएगी। जो दूसरे आए उनको फेगोसाइटोसिस अपना नहीं समझ रही है, डाइजेस्ट कर रही है, तो डाइजेस्ट कर रही है तो वहां स्पेस ब्लैक हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं न्यूरो डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूरो डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जो हमारा प्रेप एससी था, इसका एससी का तो फुल फॉर्म ने बता दिया, ये क्या है, स्कॉर्पिक सीप, क्योंकि फर्स्ट टाइम वायरेट में डिसीज सीप में देखी गई थी। अब जो प्रेप है उसका फुल फॉर्म देखो, प्रोटीन रेजिस्टेंस प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन को रेजिस्ट करने वाली प्रोटीन है, इसलिए ये क्या होती है कि वहां पर डाइजेस्ट होती है, जब फेगोसाइटोटिक सेल इसे डाइजेस्ट करती है
तो वहाँ क्या होता है, एबनॉर्मल फोल्डिंग बननी चालू हो जाती है, जिससे कि आपका न्यूरॉन सिस्टम में क्या होने लगता है, न्यूरो डिजेनरेट होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं न्यूरॉन्स। समझ गए? तो ये आपका इतना था कि प्रियॉन्स। अब कुछ डिसीज है जो कि अभी हम बताएंगे कि क्या क्या डिसीज है। अब हम देखेंगे कि प्रियॉन से आपके डिसीज कौन कौन सी होती है। तो प्रियॉन से डिसीज देखो एनिमल्स में, एनिमल और आपका ह्यूमन बीइंग इन्हीं में होती है, प्लांट्स में कोई डिसीज नहीं करते हैं। तो ये क्या है, स्कार्पी डिसीज, ये तो पता ही है, सीप और गॉट में देखने को मिली। फर्स्ट आपकी वायरल डिसीज डिस्कवर यही थी। और आपका दूसरी डिसीज होती है मैड काउ डिसीज, यानी कि इसमें बोलते हैं कि मैड काउ डिसीज, इसको ब्रोवाइन स्पॉन्जियम एनसेफेलो भी बोलते हैं, BSF। क्या होता है कि काउ का जो ब्रेन है वो पोरस होने लगता है। पोरस होने लगता है मतलब जो मैसेंजर सेल्स हैं, जो न्यूरोरेंजियर सेल्स है, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। पोरस का मतलब वो होता है खाली होने लगता है। और मैड काउ। अब ह्यूमन में देखो कौन सी डिसीज है, ह्यूमन में जो डिसीज है वो कुरु डिसीज। कुरु डिसीज मतलब लाफिंग डेथ, यानी कि क्या होता है कि कुछ ऐसे आदिवासी हैं, अभी भी उनमें ये प्रथा है कि जो मरते हैं लोग उनकी डेड बॉडी को खाते हैं, मतलब डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो उसको खाते हैं। तो जब वो इस तरह के ब्रेन खाते हैं जिसमें क्या होता है, पोरस हो चुका होता है, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि हंसते ही रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर चला जाता है, तो वो लाफिंग डेथ। फिर आपका एजामाइल डिसीज है, फिर है फीटल फैमिलीज इंसोमिया, ये FFI। ये क्या होता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन जाती है। अगर ये डिसीज हुआ किसी को तो वो जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि जीन में हुआ है, क्योंकि हमने देखा ये क्या होता है, जीन के क्रोमोसोम्स 24, उसमें जो जीन है जीन में चेंज हुआ, तो इसलिए आप किसी भी पर्सन को अगर फीचर फैमिलियर इंसोमिया हुआ है तो वो उसके 1 जनरेशन 2 मतलब कम से कम जेनेटिक जाता ही है। फिर है कस्टर्ड फीड ऑफ जॉटिक, ये भी क्या होता है, ये एनालोगस होता है किसके, BSF के, जो हमने अभी मैड काउ डिसीज देखी थी ना, उसी के होता है। यानी कि इसमें इंसान की जो मैसेंजर सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, और उसका ब्रेन जब डिस्ट्रॉय होने लगता है तो सेंस ऑफ ह्यूमर चला जाता है, तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, मैड ही हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा आज ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसके बारे में, आपका बैक्टीरिया के बारे में, या फिर वायरस का छोटा मोटा, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस डिसीज देखेंगे, प्लांट डिसीज देखेंगे, एनिमल डिसीज जो वायरस के थ्रू होती है, और थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या है कि वायरोलॉजी से कुछ थ्योरीज पूछी जाती है, तो वो थ्योरी हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। आपको अच्छे से बाकायदा अपने नोट्स बनाने हैं।